2008 में योगग्राम की शुरुआत हुई। योगग्राम अपना नेचुरोपैथी सेंटर है। नेचुरोपैथी सेंटर का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, अर्थात जहां पर प्राकृतिक माध्यमों से स्वास्थ्य का रक्षण किया जाता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है उसका आधार होता है शोधन, शरीर का शोधन विभिन्न माध्यमों से। शरीर को शोधित करने के पश्चात फिर आप उसको जो भी चीज देते हैं तो वो जल्दी ग्रहण करता है। अब जैसे एक छोटा सा अभ्यास है षटकर्म चिकित्सा के अंदर, है तो थोड़ा प्रभावकारी वो, जिसको कहा जाता है षटकर्म के अंदर शंख प्रक्षालन। अब शंख प्रक्षालन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार कर रहा है तो समझे इस बात को, हमने जब जन्म लिया उसके पश्चात से अभी तक हमने आज तक अपनी आंतों को साफ नहीं किया है, लेकिन शंख प्रक्षालन के माध्यम से हम बड़े ही नेचुरल तरीके से अपनी आंतों को साफ करते हैं। कई बार कुछ लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं, उसकी वजह से जो आंतें साफ होती हैं वो तो इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करके आपकी आंतें साफ हो जाती हैं और फिर उसके बाद एक हफ्ता करीबन आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर आपका जो पेट है ना, बिल्कुल जैसे बच्चे का जन्म होने के पश्चात पेट होता है ना, बिल्कुल वैसा पेट हमें मिलता है। इसलिए कुछ समय तक मसाले इत्यादि कुछ भी तली भुनी चीजों का परहेज कराया जाता है ताकि पेट नॉर्मल रह सके। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। मसाज के माध्यम से भी होते हैं, जल थेरेपी भी होती है, सन थेरेपी भी होती है, रेस थेरेपी भी होती है, एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है, डाइट थेरेपी भी है, यज्ञ थेरेपी भी है, योग तो है ही है। तो इन सब और इसके साथ में इन सारी चीजों का शोधन करके शरीर का, फिर शरीर के अंदर से मल बाहर निकाल करके, विजातीय तत्वों को बाहर निकाल करके फिर ट्रीट किया जाता है। तो बहुत जल्दी लोगों को इसमें वजन कम होने का लाभ मिलता है। कुछ लोगों का वजन कम होता है तो वो डरते हैं कि हमारा वजन कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उनका शरीर 6 महीने के अंदर अच्छे से भर के आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हमने जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए 7 दिन के अंदर कुछ तुरंत में जो रिजल्ट मिलते हैं वो तो मिलते ही है, लेकिन आपके अगले 3 से 6 महीने तक आपके शरीर को रिजल्ट मिलते रहते हैं। सीधी बात है, देखो अगर हम आज कुछ खा रहे हैं तो वो आज ही हमारे शरीर को लग जाएगा, ऐसा नहीं है, वो समय लेगा। और अगर हम कुछ गलत खा रहे हैं तो वो नुकसान करने में भी कई बार कुछ चीजें तुरंत करती हैं, कुछ चीजें, अब जैसे अगर आप चीनी खाओगे तो तुरंत आपको ग्लूकोज एकदम मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज वगैरह खाओगे तो उससे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बादाम खाते हो तो बादाम पचेगा, पचने के बाद अवशोषण होगा, उसके अंदर के पोषक तत्व शरीर निकालेगा, उनको लीवर में पहुंचाएगा, लीवर उनको डिफ्रेंशिएट करेगा, वो रक्त के माध्यम से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। परंतु जैसे हम जानते हैं अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा के अनुसार हमने देखा है कि हमारी 7 धातुएं होती हैं। तो रस होता है पहले, फिर रक्त होता है, फिर मांस में परिवर्तित होगा, फिर वही चीज मेद में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में, महिलाओं में रज में परिवर्तित होती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। आज आप कुछ खाओगे 10-15 दिन से लेकर के 1 महीना 2 महीने के अंदर वो आपके शरीर का पोषण करेगी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें तुरंत किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, वही हम गलती कर रहे हैं। तुरंत व्यक्ति बीमार भी नहीं होता। व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत अचानक से बीमार हो गए, बीमारी तो बहुत समय से थी, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में थी। वो बढ़ते बढ़ते जब हमने ध्यान नहीं दिया, हम संजान में नहीं थे, हम सचेत नहीं थे, जागरूक नहीं थे, तो वो बढ़ करके बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसे ही कुछ पोषक तत्वों का भी मिलना एक लंबी प्रक्रिया भी होती है। तो इसीलिए हम लोगों को बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा की, तो जब हमारा शरीर शोधित हो जाता है ना, तो फिर उसके पश्चात हमारे शरीर को हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से लगना शुरू होता है। अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जो हम खा रहे हैं परंतु हमारे शरीर को जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा। मोटापे के रूप में लग जाएगा, बीमारी के रूप में लग जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के रूप में जो लगना चाहिए वो तब लगेगा जब हमारा शरीर उस चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। तो अपने शरीर को ग्रहण करने के लिए, तैयार करने के लिए बनाने का एक माध्यम ये प्राकृतिक चिकित्सा अपना है, स्वास्थ्य का एक पद्धति है। और जो बड़े से बड़े रोग हैं उनमें भी लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो रोग से बाहर ही निकलना चाहता है। शरीर कैंसर से पीड़ित नहीं रहना चाहता, शरीर डायबिटीज से पीड़ित नहीं रहना चाहता, शरीर थायराइड में नहीं जीना चाहता, शरीर तो उससे बाहर निकलना चाहता है। परंतु जब हम प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं तो हमारे शरीर को समस्या से बाहर निकलने के लिए
हेल्प मिलती है बहुत अच्छे से, और इसी वजह से प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े अच्छे रिजल्ट्स वहां देखने को मिलते हैं। और फिर उसके पश्चात हम साथ में, क्योंकि शोधित हो गया, शरीर ग्रहण करने लायक अवस्था में है, तो जब हम औषधियां देते हैं तो उन औषधियों का और भी अद्भुत प्रभाव पड़ता है। कौन सी औषधियों का? आयुर्वेद की औषधियों का। अब आप सब लोगों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये होगा कि आयुर्वेद का मतलब तो जो आराम से लाभ करेगा, जो तुरंत लाभ नहीं करता। सबसे पहले हमें इसी गलतफहमी को दूर करना है। अब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, लिथोम। लिथोम अपनी एक ऐसी दवाई है जो किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए विशेष रूप से ली जाती है। एक लिथोम और एक अश्मरी हरक्वात। अगर किडनी में किसी को स्टोन हो जाए तो 5-6 mm तक का स्टोन तो आप 10 से 15 दिन के अंदर धुल सकते हो, लिथोम लेकर के निकाल सकते हैं आप 15-20 दिन के अंदर। अब बताओ, एलोपैथी की भी दवा इतनी जल्दी आराम नहीं करती है, और आराम के साथ उसके साइड इफेक्ट कितने सारे होते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब पेन किलर्स की भी बात करूं तो अपने पास तो पीड़ांतक है, पीड़ानिल गोल्ड भी है, और वो आपको किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं देगी। क्योंकि अगर हम एलोपैथी में कोई भी पेन किलर खा रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग अवर हार्ट, हम अपने हृदय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खराब होगा हृदय, पक्का से खराब होगा। तो ऐसे ये भी हम लोगों को समझना है। अब जैसे हाँ, बुखार के लिए, तो बुखार के लिए हम जो है पैरासीटामोल लेते हैं। अब फीवोग्रिड है अपनी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। किसी को भी लूज मोशंस लग जाए, तुरंत उस व्यक्ति को कुटच घनवटी दे दीजिए। ज्यादा समस्या हो तो 2 गोली से काम नहीं चलेगा, तो 4-5 गोली भी दी जा सकती है उसको, फिर थोड़ा 3-3 4-4 घंटे के अंतराल पे, तो व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलेगा, और वो भी नेचुरल तरीके से लाभ मिलेगा, उसको कुछ दूसरे तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ही आंखों के लिए, कानों के लिए कम से कम मतलब 3 महीने के लिए, ज्यादा गंभीर रोग होते हैं तो 3 महीना मिनिमम औषधि दी जाती है। तो फिर दवाई का लाभ भी मिलता है, नुकसान भी नहीं होता। और एलोपैथी भी कोई बहुत जबरदस्त तरीके से आपका चुटकी बजा करके रिजल्ट देने वाली नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो इस सत्य को समझने के लिए कि हमारी कौन से रोग में कौन सी औषधि कार्य करेगी, इसके लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? सबसे अधिक परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नियमित रूप से सुनने की आवश्यकता है। अब सुबह में तो हम सत्र लेते हैं, तो क्या हो गया, आप सबके पास यूट्यूब है, सबके पास फेसबुक है, तो सबके पास स्मार्टफोन है। तो फोन जितना स्मार्ट है, उसके लिए स्मार्टनेस हमारी जितनी अधिक होगी, उतना हम उसको स्मार्टली यूज कर पाएंगे। तो फोन के स्मार्ट होने से काम नहीं पड़ेगा, उसके साथ में हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। अब अगर हम रील देख देख करके अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, या शॉर्ट्स देख करके अपना जो है पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, तो वो स्मार्टफोन तो चलो जो है सो है, हम क्या है? हमारी स्मार्टनेस कहाँ गई? हमारी स्मार्टनेस तो इस चीज में नहीं है। तो हमारी स्मार्टनेस इस चीज में है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व हैं उनको समझे, जाने, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नियमित रूप से सुने, तो आपको सारी ही चीजों का पता चलेगा। तो एक तो ये संकल्प ले लीजिए कि जब आप भोजन बना रहे हैं तब आप सुन लीजिए, यूट्यूब चला लीजिए, रोज लाइव होता है, फेसबुक चला लीजिए, वहां पे भी लाइव होता है। आप सुबह समय में देख करके नहीं सुन पाए तो दिन में आप सुन लीजिए। और इसके साथ में आप जो है अपने घर में भी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं डायबिटीज के लिए भी रोग अनुसार योग बताएंगे आप लोगों को, तो रोग अनुसार योग में डायबिटीज के लिए, कमर दर्द के लिए जो पैकेज लेना है उसी से ठीक होगा। 2-4 चीजें और आपको बताएंगे औषधि के रूप में। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है बताए स्वस्थ होने के लिए जो चाहिए? वही संकल्प जो आज सुबह हम ले रहे थे, ये विश्वास कि मुझे बीमार नहीं रहना है। ये जो चिंतन है ना, जिस क्षण आपने सोच लिया कि अरे मैं तो बीमार हो गई, तो जितनी बीमारी है उसकी डबल हो जाती है। आपको चलो एक बात बताते हैं, जैसे हमें पता है एक ब्रेन हमारा यहाँ है, ये मस्तिष्क हम जानते हैं यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा इस शरीर के अंदर करीबन 36 ट्रिलियन सेल हैं, मतलब 360 खरब कोशिकाएं, अनगिनत। अब इन कोशिकाओं में जिनसे मिलकर के पूरा शरीर बना है, आंखों की कोशिकाएं अलग होती हैं, मांसपेशियों की कोशिकाएं अलग होती हैं, हृदय की अलग होती हैं, कान की अलग होंगी, और ऐसे आपके लीवर की अलग प्रकार की होती है, उनको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं आपकी कोशिकाएं। एक लाल रक्त कोशिका होती है, एक होती है आपकी श्वेत रक्त कोशिका, एक प्लेटलेट्स आपने सुना है जो कि रक्त के अंदर होती है। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये मात्र ऐसी हमारे शरीर के अंदर होती हैं जिनके अंदर
एक तत्व जिसको केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी कोशिकाएं हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपकी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपके नानी दादा सबकी होगी उसके अंदर। मतलब आपकी पूरी वंशानुगत जानकारी उसके अंदर, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी हाइट कितनी होगी, आपके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी उस न्यूक्लियस के अंदर विद्यमान रहती है। और ये जो सेल है ना, ये बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। पुराना बिगड़ता है जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। हर कोशिका की, हर सेल की अपनी अपनी लाइफ होती है। जैसे कहते हैं कि अभी जैसे मैं स्किन को ऐसे झाड़ू ना, तो ये डेड सेल्स झड़े इतने में भी, यहाँ पे डेड सेल्स पड़े हुए थे। तो ये होता है, बनते हैं और बिगड़ते हैं। निरंतर हमारे शरीर के अंदर निर्माण और विध्वंस चलता रहता है। बचपन में निर्माण अधिक होता है, इसीलिए बच्चों का शरीर बड़ा होता है, और इसी समय उस समय में भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। ये निर्माण की प्रक्रिया करीबन आपकी 24 से 25 वर्ष की आयु तक चलती है, और फिर उसके पश्चात 24 से 25 वर्ष की आयु के पश्चात आपका शरीर जब भर जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, तो फिर आपको ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। 24-25 तक तो निर्माण होता है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ डेली बेसिस पे जो थोड़ा बहुत घट रहा है उसी को बढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि एक्सेस में नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो विध्वंस ज्यादा हो जाता है, निर्माण कम होता है, तो रिक्वायरमेंट शरीर के अंदर भोजन की कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें भोजन कम करना चाहिए, बच्चों को अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो कोशिकाएं हैं ये बनती हैं, ये अपने आप में पुरानी कोशिका खत्म होती है, तो ये न्यूक्लियस ही है जो उसको ये बताता है कि कब तुम्हें अब तुम्हारी एज पूरी हो गई, अब तुम्हें नष्ट होना है, तो अब नई कोशिका को जन्म दो, उसको तैयार करो। उस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा दिमाग है, अभी तो उसके अंदर वंशानुगत जानकारी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो हम बात ये कर रहे थे कि इतनी हमारे शरीर के अंदर शक्ति होती है कि अगर हम लोगों के किसी एक शरीर में कोई कष्ट अंग में आ जाए तो बाकी की कोशिकाएं भी अपनी ऊर्जा उधर की तरफ सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। ये कहाँ से होता है भाई? ये कोऑर्डिनेशन हमारी कोशिकाएं कैसे मिलाती हैं? बिकॉज दे हैव ब्रेन, उनके पास भी एक छोटा सा मस्तिष्क है। अब जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो मात्र यहाँ प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे संकेत हमारी एक एक कोशिका तक जाते हैं। एक एक सेल तक जाने के बाद में, न्यूक्लियस तक जाने के पश्चात आपका पूरा अस्तित्व खिलने लगता है। खुश होते हैं तो पूरा खुश होते हैं, और वहीं अगर हमें कुछ दुखद खबर सुना दी जाए तो सुनी तो कान ने, महसूस की दिमाग ने उसकी जानकारी को, और हाथ में अगर पानी का ग्लास है वो छूटा हाथ से। क्यों? हाथ पे क्यों प्रभाव गया? पैरों पे क्यों प्रभाव गया? क्यों व्यक्ति के शरीर में प्रभाव गया? क्योंकि पूरा शरीर कनेक्टेड है। इसीलिए कहते हैं अगर संगठन की अद्भुत परिभाषा कहीं देखनी हो तो शरीर के अंदर हम लोगों को देख लेनी चाहिए कि शरीर इतने घटक होते हुए भी एक साथ मिलकर के कार्य करता है। और जब वो कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं कि दिमाग कहेगा कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, और हृदय कहेगा मैं अपने हिसाब से चलूंगा, और हमारे लीवर कहेगा मैं अपने हिसाब से चलूंगा। सब कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, इसीलिए बेहतरीन तरह से कार्य करते हैं। और कोई एक भी खराब हो जाए तो कष्ट पूरे शरीर को होता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे इस बात की कि हम लोग जो भी चिंतन करेंगे वो चिंतन अगर सकारात्मक है तो आपका संपूर्ण शरीर, आपका संपूर्ण अस्तित्व उस सकारात्मक चिंतन को पूरा करने में लग जाएगा। और जिस क्षण हम गलत सोच लेंगे, कुछ निगेटिव सोच लेंगे, तो पूरा का पूरा अस्तित्व उससे प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर क्या कहते हैं, एक लाइन भी प्रयोग करते हैं, साधु सावधान। हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, सुबह उठते ही ब्रेन की वायरिंग कर दो, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दो, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी सेट कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिवली सेट कर देंगे तो पूरे दिन सिर्फ हमारा दिमाग पॉजिटिव नहीं रहेगा, हमारा पूरा शरीर हमारा साथ देगा। और वहीं अगर हमने कुछ नेगेटिव फीडिंग कर दी तो पूरा का पूरा निगेटिविटी आ जाएगी। इसीलिए जब हम लोगों को कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले जो है हमारा चिंतन महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें गलत नहीं सोचना, हमें निराश नहीं होना। अरे मुझे तो कमर दर्द हो गया, मुझे तो थायराइड हो गया, डॉक्टर कहते हैं थायराइड तो ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अरे मशीनरी ही तो है,
थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई ठीक कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो काम करने वाली है वो आपकी विचार शक्ति। विचार शक्ति को कभी भी नीचे मत जाने दीजिएगा। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात और कहते हैं क्या, कि हमें कभी भी निम्न चेतना में प्रवेश नहीं करना, हमें गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, ऋषि चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में जीना है। तो दिव्य चेतना में जिएंगे तो संपूर्ण अस्तित्व दिव्यता को ही झलकाएगा। और अगर हम निम्न चेतना में चले गए तो जो कुछ है पास में वो भी हमारे पास से चला जाएगा और वो हमें जाने देना नहीं है। आप खुद ही महसूस करो ना कि जब भी आप देखो, हमारे शरीर में, माताओं की ही बात कर रही हूं, अगर माताओं के शरीर में कोई कष्ट भी हो लेकिन संतान के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो बताओ ना वो कष्ट कहाँ जाता है, हमारा कहाँ से एनर्जी आ जाती है माँ के अंदर कि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, इसको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। अपना दुख कष्ट कैसे भूल जाते हैं? चिंतन, विचार, इस विचार शक्ति को पहचानिए, सबसे पहले इसका प्रयोग कीजिए और ये संकल्प ले लीजिए कि बीमार नहीं पड़ना है। और फिर दूसरा, उसके बाद में सबसे बड़ा सहयोगी अगर हमारा कोई है तो वो है योग का अभ्यास। और देखो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम सारी दुनिया देख रही है। तो हमारे साथ कई बार क्या होता है कि कई बार हम लाभ लेते हैं और फिर उसके पश्चात सोचते हैं अब तो हम ठीक हो गए। ये वाली लापरवाही कम से कम हम यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं हम लोगों को नहीं करनी है। हम यहाँ मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण में आज हम लोगों को यह भी संकल्प लेना है कि हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं उन्हें हमें कभी भी बंद होने नहीं देना है। तो जैसे शरीर को चलाने के लिए सांसों की आवश्यकता है, कक्षाओं के चलाने के लिए भी उनकी कुछ सांसों की आवश्यकताएं हैं। और कक्षाओं को चलाने के लिए जो सांस का कार्य करता है वो है ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। वो जितनी हमारे पास होगी हम अपनी कक्षा को उतना ही अच्छे से चला पाएंगे, उतना ही हम लोगों को बांध करके रख पाएंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साध्वी जी हमने कर तो लिया, सीख तो लिया, परंतु हम प्रभावकारी ढंग से बोल नहीं पाते। ये वाली बात क्या है, यहाँ पे भी काम करेगा चिंतन। नहीं बोल पाते तो क्या हुआ, बोलेंगे। बहुत कुछ तो पहले नहीं आता था ना, सीखा ना। अच्छा मुझे बताओ, किसी ने मां बनने की ट्रेनिंग दी थी क्या? नहीं दी थी ना। क्यों, कैसे सीखे? और मां बनना क्या कोई इजी काम है? बच्चे को किस समय क्या देना है, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी, मां से अच्छा तो कोई जानता नहीं है। पर ये ट्रेनिंग ना मिलते हुए भी मां को कैसे मिलती है? क्योंकि उसको पता है कि उसको गलत ट्रेनिंग अपने बच्चों को नहीं देनी है। इसीलिए वो सीखती है, जानती है, समझती है, आसपास से समझती है, अपने बड़े लोगों से समझती है, बुजुर्गों से जानती है। और ऐसे ही हम लोगों को भी जब हम योग शिक्षक बन चुके हैं तो हम लोगों को ये नहीं सोचना कि बोलना नहीं आता, नहीं आता तो सीख जाएंगे, परंतु सीखने के लिए पुरुषार्थ हमारे स्थान पे कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे आपके स्थान पे आकर के आपके बच्चों के लिए कोई नहीं कर सकता, मां ही कर सकती है, वैसे ही योग कक्षा को संभालने के लिए जो आपके व्यक्तित्व का विकास चाहिए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो हमें सोच लेना, क्योंकि ये अब हमारा धर्म भी है, धर्म है, कर्तव्य है कि हमारे गुरु ने हमें जिस मार्ग पर लगा दिया उस मार्ग से अब हमें डिगना नहीं है, अब उससे इधर उधर नहीं जाना, सही दिशा में लग करके हम लोगों को कार्य करना है। तो इसीलिए योग शिक्षक जैसे बन जाते हैं ना, तो सबसे पहले लोगों की अपेक्षाएं हमसे क्या होती हैं कि भाई ये योग करते हैं, योग कराते हैं तो इनको तो बुखार ही नहीं होता होगा, इनको तो जुकाम ही नहीं होता होगा, इनके सिर में दर्द हो रहा है तो फिर योग का फायदा क्या है? देखो ये जो शरीर है ना, इसके लिए तो घात लगाए बैठी हैं बीमारियां। हम में और दूसरे लोगों में क्या अंतर है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी, परंतु बात यह है कि बीमारियां तो हमारे शरीर पे भी आएंगी, नॉर्मल शरीर है, परंतु हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो या तो वो लगेंगे नहीं, और लग गई तो हमारे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, हम जल्दी उससे बाहर निकल जाएंगे। ये होगा। बीमारी तो आएगी, वो तो तैयार बैठी हुई है ना। एक जरा सी गलती की, रात को सोते समय जरा सी हम लोगों ने ठंडा पानी अभी पी लिया तो अगले दिन सुबह गला खराब मिलेगा। अब हम लोगों को तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा सजगता काम करती है कि भाई हम योग शिक्षक हैं, हमें सुबह में कक्षा लेनी है और हमें कक्षा का एक भी दिन छोड़ना नहीं है, तो बीमारियों का सहारा लेना नहीं है, तो बीमार पड़ना नहीं है।
देखो कई बार हमने भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव किया कि जब प्रवास में बाहर गए तो कभी कहीं का पानी, कहीं का भोजन, कहीं का स्थान, हवा, पानी सब बदलते, तुरंत शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और लगातार जब उसी रूटीन में चलते हैं तो प्रभाव अच्छे से पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थिति में कई बार बीमारियां आने की सोचती हैं, हमला करने की सोचती हैं। तो सबसे ज्यादा काम करता है सुबह में जाकर के योग सत्र लेकर के आ जाना, क्योंकि उस समय ये पता होता है कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और योग सत्र लेते हैं और अपने आप बीमारी भी गायब। सब संकल्प शक्ति, विचार शक्ति और हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है और गुरु के आशीर्वाद का परिणाम है। तो गुरु ने तो हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें योग तक पहुंचा दिया, भगवान ने हमें योग के मार्ग पर लगा दिया। अब हम कहाँ पहुंचेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगर हम पहुंचना चाहते तो हम पहुंचेंगे। तो इसीलिए क्या ध्यान रखना है हम लोगों को योग के अभ्यास में कि हम लोगों से लोगों की अपेक्षाएं होंगी और लोग ये भी अपेक्षा करेंगे कि भाई ये तो योगी है, ये तो गुस्सा नहीं करेंगे। ये भी अपेक्षा होगी कि लोग सोचेंगे कि ये योगी हैं, ये तो रिएक्शन नहीं देते होंगे, ये तो झूठ नहीं बोलते होंगे। और फिर वहां हम में और दूसरों में क्या अंतर है? हम में ये अंतर है, अगर हम योगी हैं तो हम जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, और जब हम जान रहे हैं तो उस समय हम ये भी सोच रहे हैं और भगवान से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इससे मुझको बाहर निकाल दो। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं हमारे व्यवहार में जिनका समाधान हम खुद से कर लेते हैं। छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, किसी ने समझाया, हमने उसको तुरंत ठीक कर लिया। कुछ होते हैं हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार, जैसे कि गुस्सा करना, जैसे कि रिएक्शन देना, और ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार आसानी से नहीं छूटते। परंतु हम योगी हैं, हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, हम हार नहीं मान सकते। होंगी, हम लोग पुरुषार्थ करेंगे, कभी ऊपर उठेंगे, कभी कभी हम लोगों को जो है ना दुनिया खींच के नीचे भी लाएगी, परंतु हमें नीचे टिकना नहीं है। तो इन सब चीजों से इसीलिए हम लोग ये जो पढ़ते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम और नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि चुटकी बजा करके कुछ भी नहीं होगा। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, परंतु योग की शरण में आने के पश्चात, गुरु की शरण में आने के पश्चात इस प्रक्रिया का समय निश्चित रूप से कम होने वाला है। और वो कितना कम होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी तरफ से कितना पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अपना चिंतन करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, कहाँ गड़बड़ हो रही है समझना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हुई हम लोगों की। तो ये हम लोगों को अब अपनी कक्षा के लिए हम लोगों को अपने आप को जो तैयार करना है ना, तो इस रूप में तैयार करना है कि हमें ज्ञान अर्जन करना है खूब अच्छे से, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। उसके लिए मैंने आपको साधन बताया, इसके साथ में आप लोगों को यहाँ से भी जानकारी दे रहे हैं, और आप लोगों को एक झोला मिला है, झोले में बहुत सारी पुस्तकें मिली हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं इनके अंदर भी तो ज्ञान है। अब जैसे कल ही मैंने बोला था उपचार पद्धति, तो उपचार पद्धति तो किसी को नहीं छोड़नी, इसका तो पूरा उपचार हम लोगों को प्रयोग करना है। वेलनेस पद्धति, उपचार पद्धति जो अपनी पुस्तक है, इसके अंदर जो मुख्य मुख्य रूप से जो अपने प्रयोग किए जाते हैं ना, उन सब का विवरण है। यहाँ तक कि सूप कैसे बनाना ये भी लिखा हुआ है। अब छोटी सी बात है, अगर किसी को गैस की समस्या रहती है और अपने घर में ही समाधान है, हमें पता नहीं, हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हजारों फूक चुके हैं अपने पैसे, कोई जो है एंडोस्कोपी करा रहा है, कोई ऊपर से करा रहा है, कोई नीचे से करा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और बोलते हैं डॉक्टर हमारी बीमारी खोज नहीं पा रहा। उस डॉक्टर को पता नहीं तो खोजेगा कहां से? अब बात यह है कि ये सारे पैसे खर्च करने के स्थान पे आपको अगर ये गैस की समस्या है तो घर के अंदर एक पंचामृत पेय बनाना है हम लोगों को। अब जो लोग सुनते रहते हैं उनको पता भी है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर बोलते हैं हमें 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच अजवाइन, ये 5 चीजें डालनी है और सुबह को अच्छे से इस मसल के पानी को और छान करके हम लोगों को पी लेना है। 1 ही लीटर एक बार में मत पी जाना, अभ्यास नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा करके पीना, पर जब तक वो पानी है आप उसी पानी का सेवन करो तो आपकी गैस की समस्या, कब्ज की समस्या इसी से ठीक हो जाएगी।
अब ये सारी जानकारी अगर आपके पास है, आप दूसरों को तब तक नहीं दे सकते जब तक आप खुद इसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए करके देखो, अगर किसी को रोग नहीं है तो भी करके देख लो, क्योंकि उसमें भी आपको हल्का महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। दूसरा, अब अगर किसी को एसिडिटी हो ज्यादा तो उनका पंचामृत कैसे बनेगा? तो जिनको एसिडिटी है वो क्या करेंगे, वो धनिया रखेंगे, जीरा रखेंगे, सौंफ रखेंगे, पर मेथी और अजवाइन के स्थान पे 8 से 10 पत्ते जो गुलाब के होते हैं वो और मुलैठी रखेंगे। और आवश्यकता पड़े और शुगर भी डाली जा सकती है। कौन सी वाली? मिश्री, जो अपने धागे वाली होती है उसमें, हाँ, लेकिन डायबिटीज वालों को नहीं डालनी है। तो ये पित्त जिनको बहुत बड़ा रहता है ना, हाइपर एसिडिटी, धनिया, जीरा, सौंफ, 8 से 10 पत्ते गुलाब के आप सुखा करके रख लें, अपने घर में ही उगाएं, ताकि वो गुलाब आपका ऑर्गेनिक हो, ओरिजिनल हो। और थोड़ा सा उसके अंदर मुलैठी, मुलैठी को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ मधु, और गुजराती में जेठी मधु, और उत्तर प्रदेश में तो यही बोलते हैं। अच्छा, वहां क्या बोलते हैं? अपना पश्चिम बंगाल में जोष्टी मधु। हाँ हाँ, सब सेम सेम सा है। और उधर क्या बोलते हैं गोवा में? ज्येष्ठी मधु। सही है, चलो बढ़िया। तो ये आपकी जो है कई तरह से काम करती है। इसमें जो ज्येष्ठी मधु है आपकी, और जिसको हम पित्त के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका काढ़ा भी आता है अपना, पता है आप लोगों को? ये काढ़े का प्रयोग करो तो गला भी साफ रहेगा, पित्त भी शांत रहेगा, और इसके साथ में ये गैस की समस्या में भी लाभ करता है काढ़ा, इसमें गैस की समस्या में भी देते हैं।